राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर के आए हैं वो एक बहुत ही अच्छी कहानी है। एक पिता का फैसला। क्या वो फैसला सही था? अगर वो फैसला सही था तो कमेंट में लिख करके ज़रूर आप बताना। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। देखिए, रामनाथ जी अपने कमरे में अपनी पत्नी जानकी देवी के साथ में बैठे हुए थे और रोजाने की तरह अपने कारोबार का हाल चाल सुना ही रहे थे कि इतने में बड़ा बेटा आया और बोला कि पिताजी, जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। अरे अरे, क्या हो गया? पिताजी बोले। कुछ नहीं, बस 15,000 रुपये चाहिए थे पिताजी। आपको तो पता है कि मेरी कार की रिपेयरिंग करवानी है। और अच्छा ठीक है, जानकी जरा चाबी तो देना। जानकी जी अपने कमरे में से चाबी का गुच्छा निकाल करके उनको दे देती हैं। अब बड़ा बेटा अभी आता ही है कि इतने में छोटा बेटा भी जो है वो आ गया और कहने लगा कि बाबूजी, बच्चों की फीस भरनी है, 20,000 रुपये चाहिए, ज़रा दे दीजिए। मेरी तनख्वाह नहीं आई है अभी तक। जब मेरी तनख्वाह आ जाएगी तो मैं आपको वापस दे दूंगा ये पैसे जो भी मैं आपसे फ़िलहाल में ले रहा हूँ। अब पिताजी तो सब जानते थे, वो समझते थे कि भाई दोनों बेटे जो हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सोच करके वो चुप रह जाते थे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है तो अपने ही बच्चे और सब कुछ है भी इन्हीं का। वैसे तो रामलाल जी कभी मना नहीं करते थे उनको तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कारण पूछ भी बैठते थे कि भाई आपको पैसे किस लिए चाहिए। तो बच्चे कहते कि क्या पिताजी, आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? इस पर रामलाल जी जो बड़ा एकदम से ठहाका लगा करके वो हंस देते रामनाथ जी। अब जानकी देवी जी हमेशा उन्हें टोकती थी कि बच्चों पर इतना पैसा मत लुटाओ, परंतु रामनाथ जी नहीं मानते थे। अरे जानकी देवी, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान हैं, लेकिन जी ये अपने बुढ़ापे के लिए भी तो आप कुछ रखिए। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तू मत कर। अपने दोनों बेटे बड़े होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने दोनों बच्चों को दिए हैं, उनके रहते हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है। अब जानकी देवी जी चुपचाप होकर के रह जाती, लेकिन मन में कहीं ना कहीं विचार तो चलते ही रहते हैं। सोचते हैं कि आप भी कितने भोले हैं। आज के ज़माने में अपने लिए कुछ ना कुछ अवश्य बचा करके रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं तो पराए घर से आई हैं। और वैसे आपसे ज़्यादा मैं अपनी बहुओं को ज़्यादा जानती हूँ। अब यह सब विचार करते हुए जानकी जी एकटक अपने पति को निहारे जा रही थी। इतने में रामनाथ जी ने चुटकी बजाते हुए उनका विचार भंग किया कि जानकी जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। फिर तो रामनाथ जी बोले कि अरे भाग्यवान, कहाँ गुम हो गई थी? मेरी चाय का समय हो गया है। आज मुझे चाय मिलेगी या नहीं, या फिर मैं खुद ही बना करके पी लूं? रामलाल जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं अपने नौकर श्यामू को आवाज़ देती हूँ, वो बना देगा। दरअसल जानकी देवी जी ने घर घर के कार्य के लिए और दूसरे रसोई घर और सभी कार्यों के लिए एक 16-17 साल का नौकर श्याम लाल रखा हुआ था, ताकि बहुओं पर काम का बोझ ना पड़े। और फिर इस उम्र में वो खुद भी तो ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। जानकी देवी जी बोली, और वैसे चाय बनानी भी आती है आपको, जो खुद बनाएंगे? श्रीमती जी, मुझे चैलेंज मत कीजिए।
बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं। चलो आज मैं चाय बना करके तुम्हें और श्यामलाल जो नौकर है दोनों को पिलाता हूँ। कहते हुए रामनाथ जी जो है रसोई में जाकर के चाय बनाने लगे। तो इतने में श्यामलाल आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ? मैं चाय बनाता हूँ। अरे नहीं, आज की चाय मैं बनाऊंगा और तुम्हें भी पिलाऊंगा। कहते हुए रामनाथ जी चूल्हा जलाने लगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना भी गाने लगे। बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोक करके वो खड़ी हुई थी। अब शाम को जानकी देवी जी और रामनाथ जी रोज की तरह सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकले। अब जानकी देवी जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें रामनाथ जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला। पर कहते हैं ना कि कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नज़र लग जाती है। अभी थोड़ी दूर ही वो निकले थे कि सामने से एक तेज गति से कार बेकाबू होकर के उनकी तरफ आ रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन दोनों को जो है कार ने टक्कर मार करके बुरी तरीके से घायल कर दिया। जब उनको होश आया तो जानकी देवी जी ने स्वयं को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। देखा कि एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही है। उन्होंने उठते ही रामनाथ जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि रामनाथ जी आईसीयू में हैं। दरअसल में उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, जिसके कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अब सुनते ही जानकी देवी जी की ने ड्रिप उतार करके एक तरफ फेंक दी और चोट लगने के बावजूद भी वो उठ करके खड़ी हो गई और चल पड़ी। आज दर्द ने में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी कि जो उन्हें रोक पाता। नर्स और हॉस्पिटल के अन्य दो दूसरे कर्मचारी थे, उन्हें पीछे से आवाज़ लगा रहे थे और जानकी देवी जी को जैसे कानों में कुछ सुनाई न देना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ उन्हें रामनाथ जी की प्यार भरी बातें उनके कानों में गूंज रही थी। अब रामनाथ जी को इतनी बुरी अवस्था में देख करके जानकी जी उन्हें देखती की देखती रह गई। कुछ देर पहले जो रामनाथ जी उनके साथ हंसते खेलते बात करते हुए सैर सपाटे पर निकले हुए थे, वो हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े हुए थे। अब जानकी जी खुद को संभाल पाती इससे पहले कि वो बोली कि भाई उठिए ना, देखिए आपके सहारे तो मैं जिंदगी जी रही थी, आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं और आप ही अब इस तरह रूठ कर जाओगे तो मेरा क्या होगा। कहते कहते जानकी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर लेकर के आया गया। आखिर उन्हें भी काफ़ी कमजोरी आ गई थी। अब जानकी देवी जी को हॉस्पिटल के बेड पर लेटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। अब रामनाथ जी की उनको चिंता हो गई। जानकी जी को रामनाथ जी की चिंता खाई जा रही थी। आंख बंद किए जानकी जी देवी अपने पति के साथ बिताए हुए मीठे पलों को याद कर रही थी कि इतने में आवाज आई कि बड़ी माँ, बड़ी माँ। तो जानकी देवी जी ने आंख खोल करके देखा तो सामने उनका नौकर श्यामलाल खड़ा था। जानकी देवी जी की ऐसी हालत देख करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, खाना खा लीजिए बड़ी माँ। जानकी जी इधर उधर देखने लगी, आसपास और कोई नहीं था। तभी श्यामलाल बोला कि सब लोग घर चले गए थे, मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं तो आपका हालचाल जानने के लिए मैं आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए, बाबूजी भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। श्यामलाल का स्नेह देख करके, उसका प्यार देख करके जानकी जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उनके साथ में कोई खड़ा है इस दुख की घड़ी में। इतने में नर्स अंदर आई, बोली, जानकी देवी जी आपके पति को होश आ गया है। अब श्यामलाल ने जो है रामलाल के पास लेकर के गया जानकी देवी जी को। तो रामनाथ जी जो थे
वो होश में आ गए थे, परंतु उनके हाथ पैर नहीं हिल पा रहे थे। ये देखकर जानकी देवी जी को दर्द और चिंता से वो भर गईं, लेकिन अपने पति के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर रामनाथ जी की ओर देख करके वो मुस्कुराई और बोली कि भगवान का शुक्र है अब ठीक हैं, अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वे दोनों घर आ गए, लेकिन रामनाथ जी अब व्हील चेयर पर आ चुके थे। वह चलने फिरने में असमर्थ थे, चोट के कारण, क्योंकि उन्हें उनके पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी, जिसकी वजह से वो असमर्थ थे चलने में, चल फिरने में। पर घर आने के बाद तो जैसे जानकी देवी जी और रामनाथ जी की ज़िंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों आज जो है उपेक्षा की नज़रों से देखे जाने लगे। बच्चों को अपने माता पिता ही बोझ लगने लगे। रामनाथ जी की दवा पानी सब जानकी देवी जी ही करती थी। एक दिन श्यामलाल किसी काम से बाजार गया था, तो जानकी देवी जी ने अपनी छोटी बहू से कहा कि बेटा अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो। तो बहू ने टका सा जवाब दे दिया कि माँ जी हमें और भी बहुत सारे काम हैं, और पिछले कुछ दिनों से जो घर के हालात चल रहे हैं, हम किटी पार्टी में भी नहीं जा पाए। आप यह काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए बहुएं तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। कभी जानकी देवी जी बेटों को दवा या फल लाने को कहती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बेटों का साथ न देने के लिए बहुएं भी आ जाती कि माँ जी कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर खर्च किया करो, थोड़ा सोच समझ कर की ही बात कर लिया करो अपने खर्चे की। अब इन सब तीर भरी बातों से माँ का कलेजा छलनी हो गया। मन ही मन वो ये भी जानती थी कि बेटों को ये सब सिखाने वाली जो हैं बहुएं ही हैं। सोचने लगी कि यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए आते थे, अब बाबूजी लाचार हो गए तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए गए। बेटे बहू की जली कटी सुनकर जब जानकी देवी जी कमरे में आई तो देखा कि रामनाथ जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। रामनाथ जी जानकी देवी जी को देख करके बोले कि मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटों ने हमारी परवरिश को ही नकार दिया। लेकिन जानकी तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए जानकी देवी जी बोली। श्यामलाल जो पास ही खड़ा सब बातें सुन रहा था, जानकी देवी जी से बोला, अरे सुबह ही तो भाभी और छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ले ली हो। यह सब सुनते ही जानकी देवी जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहुओं के पास पहुंची। बहू वो तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? जानकी जी ने थोड़ा सकुचाते हुए वो बोली। बहुएं तो जैसे तैयार खड़ी थी चिल्लाने को और लड़ने को। माँ जी आप तो पैसा लुटाने में ऐसे लगी हुई हैं कि जैसे पेड़ पर पैसे उग रहे हैं। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसे को कैसे बचाना है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। अब वह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहुओं का बेशर्मी भरा जवाब सुनकर जानकी देवी जी हैरानी से उनकी तरफ देखती रह गई। अब क्या होता है कि अगले दिन जानकी देवी जी जब सोकर उठी तो देखा कि रामनाथ जी को थोड़ा बुखार था। जाकर बेटों से कहा कि तुम्हारे बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर के जाना है, बुखार लग रहा है, और रूटीन चेकअप के लिए भी जाना है, वो भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब आया कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है।
आपको तो पता ही है घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है। ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर घर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आ गया और बोला कि माँ, आप समझती क्यों नहीं हैं कि हमारे पास में पैसे की कितनी कमी चल रही है, इसलिए बेकार अनाप शनाप पैसा मत खर्च करवाइए। अब ये सब बातें जो श्यामलाल था उनका नौकर, वो खड़ा हुआ सुन रहा था। और दोनों जो बेटे थे, दोनों बेटे अपने अपने काम धंधे पर चले गए। अब श्यामलाल ने एक किराए का ऑटो बाहर से किया और रामनाथ जी को उस किराए के ऑटो में उसने बैठाया और साथ में जानकी देवी जी भी बैठ गई और लेकर के उन्हें वो हॉस्पिटल गया। और वहाँ डॉक्टर ने उनका रूटीन चेकअप किया, बुखार की दवाइयाँ भी दे दी। तो डॉक्टर ने रामलाल जी के लिए कुछ मतलब डाइट वगैरह और एक्सरसाइज भी उनको बताई थी। अब श्यामलाल ने जब ये सब अच्छे से समझ लिया था और वापस घर आते हुए रास्ते में ऑटो रुकवा करके राजू दवाइयाँ, फल और ज़रूरी सामान ले आया। अब श्यामलाल ने उनके खाने पीने का खास ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बाबूजी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ा ठीक हो गई तो एक दिन बाबूजी ने अपने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं और आप सारा दिन हमें परेशान किए रखते हो। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरों से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ में दो अनजान शख्स बैठे हुए थे। अब रामनाथ जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद नहीं पता है कि आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है। उसी अवसर पर ये सारा इंतजाम किया है आज हमने। कहते हुए रामनाथ जी ने जानकी देवी जी के साथ में केक काटा और जानकी देवी जी को एक गिफ्ट पैक कर उठा करके देते हुए बोले कि यह लीजिए श्रीमती जी, आपके लिए अपनी मनपसंद की महंगी सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या हुआ, हैरान हो गए कि इस लाचार निठल्ले बूढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज की देता हूँ। रामनाथ जी ने अपने साथ में खड़े हुए दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया कि ये मेरे वकील रमेश हैं, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलवाया है। और ये जो दूसरे व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये सोहन लाल हैं, जिन्हें मैंने यह मकान 1,20,00,000 रुपए में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि बेटों और बहुओं के सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप हमारी रजामंदी के ऐसे कैसे बेच सकते हैं? मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। रामनाथ जी आज बोलते ही जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी आज उन्हें रोकने की। अब रामनाथ जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था कि मैं अपनी दुकान से अपने बेटे और बहुओं को बेदखल करता हूँ। उस पर आज से श्यामलाल का हक होगा। वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान के बेचने से जो पैसा आया उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते और पोती के नाम पर जमा करवा दूंगा, जो कि उनके 18 साल के होने के बाद ही उन्हें मिल जाएगा। और बाकी की आधी रकम से मैं एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूं, जिसमें मैं और मेरी पत्नी और श्यामलाल मेरा नौकर तीनों रहेंगे। और मेरे पोता और पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब रामनाथ जी बोले कि तुम लोगों के पास 10 दिन का समय है अपने रहने का इंतजाम कहीं और करने के लिए, क्योंकि 10 दिन के बाद इस घर पर जिनको मैंने ये घर बेचा है उनका हक होगा। मैं अभी तक इसी भ्रम में था
कि मेरे 2 बेटे हैं जो बहुत होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं? यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो मिथ्या ही भ्रम में पड़ कर के खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं। शुक्र है उस मालिक का कि जिसने हमें ऐसा दुख दिखाया जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ नजर आ गई। और मुसीबत के समय में भी तुम्हें और सिर्फ तुम्हें पैसा दिखाई दे रहा था। अरे मैं कब से इस दुनिया से कूच कर गया होता और अपने लाचार बेकार अपाहिज शरीर के साथ कब तक जीता मैं। यह सब मेरी पत्नी और श्यामलाल की सेवा का फल है जो मैं आज बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। असल में बेटे का फर्ज तो सिर्फ श्यामलाल ने ही निभाया है। पिताजी, वो नौकर है और उसे नौकर की जगह पर ही रखिए। आपके बेटे हम हैं, बड़े बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर के रामनाथ जी बोले, बंधी हुई तनख्वाह के अलावा दिया ही क्या है इसे? मैंने इसे आज तक कुछ नहीं दिया। मैंने तो इसे केवल तनख्वाह दी है बस, श्यामलाल को। लेकिन इसने तो मुझे जीवन दान दिया है। आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं तो मैं इसकी वजह से खड़ा हूं, इसकी सेवा की वजह से खड़ा हूं। मेरी और मेरी पत्नी के बुढ़ापे की लाठी बना है ये। अब तो दोनों बेटे बहुएं माँ जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, आप ही कुछ समझाइए बाबूजी को। हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यह भी तो जरा सोचिए। बहुओं को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन जानकी देवी जी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली कि यह बात तो जो है तब याद क्यों नहीं थी तुम लोगों को, जब तुम लोगों ने के सामने लाचार होकर के मैं तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। माँ पिताजी की हिम्मत देखकर आज दोनों बेटे और बहुएं भौचक्के हो गए। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि वो लोग बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में हुआ वही जो वसीयत में रामनाथ जी ने लिखा था। बेटे और बहुओं को अपने किए की सजा और दोनों जो सबक दोनों को मिल चुके थे। इस प्रकार से रामनाथ जी ने जो फैसला लिया, क्या वो फैसला सही था? अगर ये फैसला सही था या जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट में आप ज़रूर लिखना। अगली कहानी लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।